अक्सर साहित्य और पुरानी कहानियों में ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी को महज बीते जमाने की एक काव्यात्मक बीमारी मान लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये इतिहास के पन्नों में दबी कोई पुरानी बात हो। लेकिन असलियत इससे कोसों दूर है। आज के इस विश्लेषण में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये छोटा सा सूक्ष्म जीव आज भी पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा और गंभीर खतरा बना हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। 17वीं सदी के मशहूर लेखक जॉन बुनियान के एक बेहद नाटकीय कथन पर गौर करते हैं। उन्होंने टीबी को द कैप्टन ऑफ ऑल दीज मैन ऑफ डेथ यानी मौत के सभी दूतों का कप्तान कहा था। सोचिए, ये सिर्फ कोई मुहावरा नहीं था, बल्कि उस दौर की एक खौफनाक सच्चाई थी। एक ऐसा भी समय था जब यूरोप में होने वाली हर 4 में से एक मौत सिर्फ और सिर्फ इसी बीमारी के कारण होती थी। ये कोटेशन अपने आप में इस बीमारी की ऐतिहासिक घातकता को पूरी तरह से स्थापित कर देता है। आज की हमारी इस चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम टीबी के प्राचीन इतिहास को देखेंगे, फिर समझेंगे कि शरीर के अंदर ये संक्रमण कैसे काम करता है। इसके बाद इसकी पहचान से जुड़ी दुविधाओं पर बात करेंगे, फिर आधुनिक इलाज और दवाइयों के प्रति इसके प्रतिरोध को समझेंगे और अंत में इसके खिलाफ चल रही हमारी वैश्विक लड़ाई पर एक नज़र डालेंगे। भाग 1। प्राचीन श्वेत मृत्यु, 70,000 साल पुराने एक हत्यारे की खोज। अब ये सवाल वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कौन सा संक्रामक जीव है जो पिछले 70,000 सालों से इंसान का शिकार कर रहा है? जेनेटिक स्टडीज से पता चलता है कि टीबी के बैक्टीरिया के पूर्वजों ने लगभग 70,000 साल पहले अफ्रीका में इंसानों के शरीर के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। और भाई, ये कोई हाल फिलहाल की खोज नहीं है। रिसर्चर्स को मिस्र की प्राचीन मम्मियों की रीढ़ की हड्डियों में भी टीबी के संक्रमण के निशान मिले हैं, जो सीधे 3000 ईसा पूर्व के हैं। है ना हैरान करने वाली बात? इतिहास के पन्नों को पलटें तो इस बीमारी को कई अलग अलग नामों से जाना गया है। प्राचीन ग्रीस में हिप्पोक्रेटीज ने इसे थाइसिस कहा था, जिसका सीधा सा मतलब है क्षय होना या सूखना। फिर 19वीं सदी के अंग्रेजी समाज में इसे कंजम्पशन कहा जाने लगा, क्योंकि ऐसा लगता था जैसे ये बीमारी इंसान को अंदर ही अंदर पूरी तरह से निगल रही हो। इसे द वाइट डेथ यानी श्वेत मृत्यु भी कहा गया। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है 19वीं सदी के न्यू इंग्लैंड का वैम्पायर मिथक। उस समय लोगों का पक्का मानना था कि टीबी से मरने वाला इंसान एक वैम्पायर बन जाता है, जो अपने ही परिवार के बाकी सदस्यों की जान चूसने लगता है। कल्पना की जा सकती है कि उस वक्त बीमारी को लेकर कितना खौफ और कितनी अज्ञानता रही होगी। समय के साथ मेडिकल साइंस ने कैसे कदम आगे बढ़ाए, ये देखना भी काफी दिलचस्प है। साल 1882 में रॉबर्ट कोच ने उस बैसिलस की खोज की जो असल में टीबी का कारण बनता है। ये यकीनन एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक सफलता थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसके कुछ ही साल बाद 1890 में कोच ने इस बीमारी का एक इलाज घोषित कर दिया, जिसे ट्यूबरक्युलिन कहा गया, जो कि बाद में पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। हालांकि बाद में इसका इस्तेमाल एक टेस्ट के रूप में जरूर किया जाने लगा। फिर आखिरकार 1921 में जाकर पहली बार इंसानों पर बीसीजी वैक्सीन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल हुआ, जो आज तक हमारे काम आ रही है। भाग 2। टीबी संक्रमण के भीतर, एक सूक्ष्म युद्ध का मैदान। संक्रमण के फैलने का तरीका बहुत ही सीधा लेकिन बेहद खतरनाक है। जब कोई टीबी से पीड़ित व्यक्ति खांसता या बोलता है तो हवा में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स फैल जाते हैं। ये ड्रॉपलेट्स सांस के जरिए शरीर में जाते हैं और फेफड़ों की गहराई में, जिन्हें एल्वियोली कहा जाता है, वहां तक पहुंच जाते हैं। यहाँ हमारे शरीर का रक्षक सेल, जिसे मैक्रोफेज कहते हैं, इस बैक्टीरिया को निगलकर नष्ट करने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इतना चालाक है कि वो मैक्रोफेज के अंदर मौजूद फेगोसोम को ही निष्क्रिय कर देता है और मजे से वहीं अपनी संख्या बढ़ाने लगता है। आखिर में शरीर इस संक्रमण को एक ही जगह कैद करने के लिए इसके चारों ओर एक दीवार सी बना देता है, जिसे ग्रेन्युलोमा या ट्यूबरकल कहते हैं। और बस यहीं से इस बीमारी को अपना नाम मिला है, ट्यूबरकुलोसिस। अब यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस यानी छिपी हुई टीबी आखिर क्या बला है। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ कोई लक्षण नहीं दिखते और ना ही ये बीमारी दूसरों तक फैलती है। हमारा इम्यून सिस्टम बैक्टीरिया को उन्हीं ग्रैनुलोमास के अंदर कैद करके रखता है। ये जानकर शायद हैरानी हो कि टीबी के 90 से 95% संक्रमण बस इसी अवस्था में रहते हैं। लेकिन अगर इसे बिना इलाज के छोड़ दिया जाए तो पूरे जीवन काल में इसके सक्रिय होने का 5 से 15% खतरा हमेशा मंडराता रहता है। भाग 3। बीमारी की पहचान, डायग्नोस्टिक्स की दुविधा। आज हम जिन डायग्नोस्टिक टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं।
मैंटू स्किन टेस्ट बहुत आम है, लेकिन अगर बचपन में किसी को बीसीजी वैक्सीन लगी हो तो ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। इग्रा ब्लड टेस्ट थोड़ा बेहतर है क्योंकि इसमें ये समस्या नहीं होती, लेकिन ये नहीं बता सकता कि टीबी लेटेंट है या एक्टिव। चेस्ट एक्सरे फेफड़ों के दाग तो दिखा देता है, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों की टीबी को पकड़ने में चूक जाता है। और फिर एंट्री होती है नैट टेस्ट की, जैसे कि एक्सपर्ट एमटीबी या रिफम। ये सच में एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक छलांग है। जो पारंपरिक कल्चर टेस्ट हफ्तों का समय लेते थे, ये नैट टेस्ट सिर्फ 2 घंटे में सटीक परिणाम दे देता है, और साथ ही ये भी बता देता है कि बैक्टीरिया दवाइयों के प्रति प्रतिरोधी है या नहीं। भाग 4 इलाज और दवा प्रतिरोध। आधुनिक चिकित्सा की दौड़। 1.23 मिलियन यानी 12,30,000 साल 2024 के ये आंकड़े किसी को भी अंदर तक झकझोरने के लिए काफ़ी हैं। टीबी के कारण दुनिया भर में अनुमानित रूप से इतनी ही मौतें हुईं। आज भी किसी भी एक संक्रामक एजेंट से होने वाली मौतों के मामले में टीबी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। ये महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमारी तमाम मेडिकल तरक्की के बावजूद ये बीमारी आज भी कितनी घातक बनी हुई है। अब इन 2 अलग-अलग स्थितियों के भारी अंतर को समझना बहुत जरूरी है। सामान्य टीबी, जिस पर दवाओं का असर होता है, उसका इलाज 4 से 6 महीने तक चलता है, जिसमें 4 मुख्य दवाएं दी जाती हैं। अगर ये कोर्स ईमानदारी से पूरा किया जाए तो ये बेहद असरदार है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू है MDR टीबी, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इसका इलाज 2 साल तक खिंच सकता है, जिसमें ऐसी दवाएं दी जाती हैं जो शरीर के लिए काफ़ी जहरीली होती हैं और जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही भयंकर होते हैं। और सबसे डराने वाली बात, इसका इलाज सामान्य टीबी से 10 गुना तक ज्यादा महंगा है, जो रातों रात कई परिवारों को पूरी तरह से आर्थिक तंगी में धकेल देता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये प्रतिरोध या रेजिस्टेंस आखिर पैदा कहाँ से होता है। सेकेंडरी ड्रग रेजिस्टेंस इलाज के दौरान ही विकसित होता है। अगर 6 महीने के सख्त कोर्स को बीच में ही छोड़ दिया जाए या दवाएं सही तरीके से न ली जाएं, तो बैक्टीरिया उन दवाओं से लड़ना सीख जाता है। इस तरह जाने अनजाने में ही एक ज्यादा जानलेवा और मुश्किल से मरने वाले सुपर बैक्टीरिया को जन्म मिल जाता है। भाग 5 आगे की वैश्विक लड़ाई, एक प्राचीन दुश्मन का अंत। साल 2024 में 10.7 मिलियन नए संक्रमण के मामले सामने आए। इस संकट की आग में घी डालने वाले कुछ आधुनिक कारणों को देखना बेहद अहम है। गरीबी और अत्यधिक भीड़भाड़ वाले इलाके टीबी के फैलने के लिए एकदम मुफीद जगह हैं। दूसरा सबसे बड़ा कारण है HIV। HIV से संक्रमित व्यक्ति के लिए एक्टिव टीबी होने का खतरा सीधे 16 गुना तक बढ़ जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम पहले ही कमजोर हो चुका होता है। इसके अलावा समाज में इस बीमारी से जुड़ा स्टिग्मा या कलंक इतना गहरा है कि लोग इलाज कराने में जानबूझकर देरी करते हैं। और आखिर में अस्पतालों या जेलों में सही वेंटिलेशन और हवा के जरिए फैलने वाले संक्रमण को रोकने के उपायों की भारी कमी इस बीमारी को और भी तेजी से फैलने का मौका देती है। चलिए एक और हैरान करने वाले तथ्य पर नजर डालते हैं, जो इस बैक्टीरिया के अविश्वसनीय पैमाने को दर्शाता है। पूरी दुनिया की कुल आबादी का 25% हिस्सा यानी लगभग 2 अरब लोग इस वक्त अपने शरीर में लेटेंट टीबी का संक्रमण लिए हुए हैं। जी हां, 2 अरब लोग। भले ही वे इस वक्त बीमार ना हो और ना ही इसे फैला रहे हों, लेकिन ये एक बहुत बड़ा टाइम बम है जो इस वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती की गंभीरता को साफ साफ उजागर करता है। अंत में एक बेहद अहम सवाल के साथ इस विश्लेषण को समाप्त करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एंड टीबी रणनीति का लक्ष्य 2035 तक इस बीमारी को पूरी तरह खत्म करना है। लेकिन क्या गरीबी और सामाजिक कलंक से पोषित और 70,000 सालों से इंसान के साथ साथ जीवित रहने वाली इस बीमारी को सचमुच इतनी जल्दी जड़ से मिटाया जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि मानवता के सबसे पुराने सूक्ष्म दुश्मन को हराने के लिए अभी कितनी लंबी और कठिन दूरी तय करनी बाकी है। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।